नमस्कार साथियों, बेंसला क्लासेज पर आपका स्वागत है। तो साथियों, ये जो क्लास है ये हिंदी व्याकरण की पहली क्लास होगी। तो आज से हम जो हिंदी व्याकरण बीएसटीसी और पीटीईटी के लिए जो विशेष सीरीज चल रही है उसके तहत शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, क्लासेज में बने रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। एंड आप अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो जो ये पूरी क्लास है इनको पूरी देखना तथा साथ ही में जो आप नोट्स बना रहे हैं वो साथ ही में बनाते रहें। और हिंदी को बिल्कुल हल्के में नहीं लें, क्योंकि जो हिंदी है इसमें से 150 अंक के प्रश्न तो आपकी जो पीटीईटी है उसमें 150 अंक की आती है, पूछी जाती है हिंदी कितने की 150 अंक। और साथियों, बात करें बीएसटीसी की तो बीएसटीसी में 90 अंक की पूछी जाती है। और जो सिलेक्शन लेने में जो आपकी कॉलेज पहली चॉइस मिलने में जो डिसाइड करती है तो वो सब्जेक्ट हिंदी ही है। अगर हिंदी को आपने नहीं पढ़ा तो आप कॉलेज या तो दूर मिलेगी या फिर आपका नंबर ही नहीं आ पाएगा। तो इसको हल्के में नहीं लें और पूरे पढ़ें। एंड साथियों, इस क्लास की आपको जो पीडीएफ है तो वो आप हमारे टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए। वहाँ पर रोज़, जैसे कि आज रात 8 बजे क्लास हो रही है तो 8 बजे यानी कि अगली सुबह आपको 8 बजे तक इसकी पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की। और जो इस क्लास का जो टाइमिंग है साथियों, आप याद रखना है कितना है। और रोज़ क्लास लेनी है 8 बजे रात को, ठीक है साथियों। तो रोज़ ये क्लास होगी तो आप बने रहें। एंड अपने जितने भी साथी हैं उन तक इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें अपनी तैयारी को, ठीक है साथियों। तो जो आज हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं तो इसमें हम हिंदी की जो वर्णमाला है और व्याकरण, भाषा, लिपि, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। बाकी परीक्षा में भाषा, लिपि, इनसे प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक नॉलेज भी हमको होना चाहिए। और जो ये क्लास होंगी बिल्कुल आपके जो पेपर में पूछ जाएंगी उनके ओरिएंटेड होंगी, यानी कि इसमें फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी, ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, ठीक है साथियों। तो मित्रों, भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है। क्या है? माध्यम है। किसका? विचारों के आदान प्रदान का। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम। आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा है, यानी कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं आपसे अब आपको बता रहा हूँ तो ये किस माध्यम से? ये भाषा के माध्यम से। ये कौन सी भाषा है? तो हिंदी भाषा के माध्यम से मैं मेरे जो विचार हैं उनको आप तक पहुँचा पा रहा हूँ, ठीक है साथियों। और जैसे कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं तो जो उनके मन में जो विचार होते हैं वो एक व्यक्ति दूसरे को और दूसरा व्यक्ति पहले को जो अपने विचारों को जो व्यक्त करता है तो उसका एक माध्यम होता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। क्योंकि बिना माध्यम के हम अपने विचारों को आदान प्रदान नहीं कर सकते। इसके बाद बात करते हैं लिपि। तो साथियों, जो लिपि है वह क्या है? तो लिपि किसी भाषा को, यानी कि जैसे कि हिंदी भाषा या अंग्रेजी या संस्कृत, तो कोई भी भाषा है तो उसको लिखने के लिए जिस ढंग का, जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हो क्या? किसी भाषा को लिखने का ढंग। किसी भाषा को लिखने का ढंग ही क्या है साथियों? लिपि है, या किसी भाषा को लिखने की शैली। जैसे कि हिंदी में हम बोल रहे हैं कि ए, तो साथियों ए को हम इस प्रकार से ही लिखेंगे, ने कि ऐसे लिखेंगे। तो ये जो फिक्स है
तो ये लिपि का ही हिस्सा है। और जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा है, हिंदी की जो लिपि है साथियों, वो आपको याद रखनी कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में हम हिंदी को लिख रहे हैं। संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। ऐसे ही हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। तो आप भाषा और लिपि के बारे में समझ गए होंगे। और फिर बात करते हैं कि व्याकरण क्या होता है या व्याकरण क्या है। तो हम बात करें व्याकरण की, तो साथियों व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें किसी भाषा को बोलने या उसको लिखने के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है और उसी के जरिए हम उस भाषा को शुद्ध लिख सकते हैं। तो व्याकरण की हम परिभाषा देते हैं, वो इस प्रकार बनती है, किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र। जानकारी देने वाला शास्त्र उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। उस भाषा का व्याकरण कहलाता है। जैसे कि साथियों हर विषय की अपनी एक, हर जो भाषा है, विषय नहीं, भाषा की अपनी व्याकरण होती है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा की अपनी व्याकरण है जिसको हम अंग्रेजी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। उसी प्रकार संस्कृत की भी एक व्याकरण है जिसको संस्कृत व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा है, उसकी भी एक अपनी व्याकरण है जिसको हमें हिंदी व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो व्याकरण से तात्पर्य उस शास्त्र से है जिसमें नियमों को बोलने, किसी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों को एक जगह संकलित किया गया है, जिसके जरिए हम उस भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वही व्याकरण कहलाता है। तो साथियों ये तो बेसिक जानकारी हो गई। और जो हमारा टॉपिक है वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला। तो साथियों तो वर्णमाला के बारे में मित्रों हम अब अध्ययन करेंगे। तो वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला की परिभाषा है, वो है वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है साथियों। और अगर आपको क्लास हमारी पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को, एंड अपने सभी मित्रों तक शेयर करना। और बेंसला क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सके। क्योंकि हम जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ही बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। जो अगर आप इसको पूरा पढ़ते हो तो जैसे पीटीईटी में 150 अंक और बीएसटीसी में 90 अंक हैं, तो उनमें से पीटीईटी में लगभग 130 प्लस अंक का मैटर इन्हीं क्लासों से होगा। और बात करें बीएसटीसी की तो लगभग 80 प्लस अंक का मैटर इन्हीं क्लासों से होगा। क्योंकि हम आपको यहाँ पर कोई भी पीछे की साइड इमेज लगाकर या नोट्स पहले ही बना के उनको नहीं पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ आपको लिख कर पढ़ा रहे हैं, किसी पीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आप पूरी क्लासेस के साथ बने रहें, इनको देखना, अच्छे से नोट्स बनाना, और फिर जो आपकी पुरानी एग्ज़ाम है उनमें आए हुए पेपरों के प्रश्नों को देखना और उनको हल करने की कोशिश करना। ठीक है साथियों। तो आपको पता लगेगा कितने बेहतरीन ढंग से हम आपको विषय करा रहे हैं। वर्णों के समूह को ही क्या वर्णमाला कहते हैं। तो फिर बात आती है साथियों कि वर्ण किसे कहते हैं। तो साथियों वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि जैसे कि साथियों कोई शब्द है पीला, इसको हम टुकड़ा करेंगे तो ये हो जाएगा पी प्लस ला।
लेकिन हम पी प्लस ला के भी जब टुकड़े करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों पे प्लस ई प्लस ले प्लस आ। तो ये जो पे प्लस ई प्लस ला है ये ही वर्ण है। ये क्या है? वर्ण है, मतलब इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो वे छोटी से छोटी इकाई भाषा की जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वही क्या है? वर्ण है। तो चलिए इसकी हम परिभाषा भी लिख लेते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था पीला, तो और भी हम शब्द ले सकते हैं जैसे कि रहीम। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रे प्लस ही प्लस मैं। इसको और भी जब तोड़ते हैं तो साथ ही ये हो जाएगा रे प्लस ए प्लस है प्लस ई प्लस मैं प्लस ए। तो जो ये शब्द बने हैं, ये जो वर्ण बने हैं, ये ही वर्ण है। ये जो इकाई है भाषा की, इनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। और बात करें इसके संख्या की, यानी कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो वर्णों की संख्या की बात करें हिंदी में कुल वर्ण, तो साथियों जो कुल वर्ण हिंदी में हैं वो हैं, इनकी संख्या कितनी है? 44। आपको याद रखना है। इसके बाद साथियों बात करते हैं कि जो ये वर्ण हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के। तो अब हम एक एक को देखते हैं स्वर क्या हैं, कैसे हैं, फिर वर्ण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले स्वरों की। स्वर, तो स्वर है वे वर्ण हैं जिनको मतलब दूसरे वर्ण की मदद की या सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है बोलते टाइम। जैसे कि हम ए बोल रहे हैं तो हम सिंगल यानी कि अकेले ए को बोल सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम कै बोल रहे हैं या मैं बोल रहे हैं तो अकेले कै या मैं का हम उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ में ए स्वर जुड़ा होता है। ठीक है साथियों, तो स्वर की हम परिभाषा लिख लेते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं, वो साथियों क्या है? वो स्वर कहलाते हैं। और बात करें स्वरों की संख्या की, ये कुल कितने होते हैं? तो साथियों ये होते हैं कुल 11। ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ए आ। जो ये स्वर हैं इनको हम अकेले बोल सकते हैं कि ए को ए सीधा कह सकते हैं, आ को भी कह सकते हैं, फिर है ई, फिर ई, और फिर ऊ, फिर री, ए,
ऐ, ओ और औ। तो साथियों ये 11 स्वर हो चुके हैं। एंड साथियों हम बात करें जो अंग और अह हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है साथियों? अयोग बाह्य ध्वनियाँ। अयोग बाह्य ध्वनियाँ, इनको आप स्वरों के साथ शामिल नहीं कर सकते। ये अयोग बाह्य ध्वनियों में शामिल की जाती हैं, क्योंकि अंग, अनुस्वार और ये अह, तो साथियों ये अयोग बाह्य ध्वनियाँ आपको इतना याद रखना है। स्वर 11 हैं, इनकी संख्या आपको याद रखनी है। और साथियों इसके बाद फिर हम बात करें स्वर की, तो स्वर भी 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर, इनको ही ह्रस्व स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। और साथियों जो दूसरे हैं वो हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इनके बारे में हम साथियों आपको बात करें। मूल स्वर क्या हैं और दीर्घ स्वर क्या हैं? तो मूल स्वर वो हैं जिनको बोलने में मतलब कम समय लगता है, या जो और दूसरे स्वर हैं उन्हीं से उत्पन्न हुए या उन्हीं का अगला भाग है। तो जो मूल स्वर हैं इसमें मुख्यतः ए और छोटा वाला ई, छोटा वाला ऊ और री को शामिल किया जाता है। ये क्या है साथियों? मूल स्वर हैं। और बात करें दीर्घ स्वर, तो इसमें आ जाएंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है साथियों, ये तो हमारे यहाँ तक स्वर हो चुके हैं। इसके बाद फिर हम बात करते हैं व्यंजनों की। तो साथियों बात करें हम व्यंजनों की, तो व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनको दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं व्यंजन की। तो साथियों व्यंजन की जो परिभाषा है वो किस प्रकार होगी? तो वो हो जाएगी कि जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं, वो साथियों व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि व्यंजन क है, तो क को जब हम विभाजित करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो हम इस जो क है इसको हम उच्चारित नहीं कर सकते, इसके साथ ए ध्वनि ऑटोमेटिक ही निकलती है, या इसके बिना हम इसको उच्चारित नहीं कर सकते। यानी कि हमको क को या और भी जो व्यंजन उनको बोलने के लिए हमको स्वरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अब साथियों इसके बाद हम बात करते हैं कि जो व्यंजन हैं उनकी कुल कितनी संख्या है। तो जो बात करें संख्या की, तो जो व्यंजन है साथियों आपको याद रखना है कितने हैं? 33। कुल वर्ण 44, स्वर 11 और व्यंजन कितने हो गए? 33। और साथियों फिर इसके बाद जो व्यंजन हैं उसके भी जो भाग हैं उनके बारे में हम आपको आगे बताते हैं कि पहले सर्वप्रथम इनको व्यंजन को स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इनमें बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो सबसे पहले बात करें स्पर्श व्यंजन की।
तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं कुल? 25। कौन कौन से हैं साथियों? तो ये हैं क से लेकर क वाली पूरी पंक्ति, क ख ग ण। इनको साथियों चलो पूरा ही लिख लेते हैं। क ख ग घ और अण। और इसके बाद साथियों च छ ज झ और अण। और साथियों फिर त ठ ड ढ और न। फिर साथियों जो तय वर्ग है उसको भी लिख लेते हैं। त थ द ध और न। फिर प फ ब भ और साथियों मैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। ये जो है ये कहलाएगा क वर्ग और ये कहलाएगा च वर्ग और ये कहलाएगा ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। तो ये तो 25 हैं स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है साथियों। और इसके बाद दो भाग और हैं व्यंजन के, वो ये हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की तो साथियों अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनमें य, र, ल और व को शामिल किया गया है। ठीक है साथियों। इसके बाद एक और है ऊष्म व्यंजन। तो साथियों ऊष्म व्यंजन में भी 4 ही हैं। ये अंतस्थ व्यंजन भी 4 ही हैं। ये जो ऊष्म व्यंजन है ये हो जाएंगे स यानी कि तीनों तो स और साथ ही में है। तो ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन हो गए हैं। 4 4 8 और 25 33 ये पूरे व्यंजन हो गए हैं। और साथियों इसके बाद व्यंजनों को एक अन्य प्रकार से भी विभाजित किया जाता है। तो उस साथियों जो ये व्यंजन हैं इनको हम जो हमारी जो स्वर तंत्री है उसमें जो श्वास है के कारण जो कंपन होता है, श्वास के कारण कंपन के आधार पर हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। वो है साथियों एक तो अघोष और सघोष। सघोष अघोष मतलब अघोष में कंपन नहीं होता है, सघोष में कंपन होता है। ठीक है साथियों। तो जो अघोष वर्ण है तो उनमें किस किस को रखा है जो अघोष व्यंजन है। तो अघोष व्यंजन में जो प्रत्येक वर्ग लिखाए थे हमने आपको क च ट त प, उनमें प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय व्यंजन प्लस से और से, ये तीनों से और जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन है वो अघोष में आते हैं। और जो सघोष हैं यानी कि इनको बोलते टाइम जो हमारी स्वरतंत्री है उसमें कंपन नहीं होता है। जो सघोष है उनमें कंपन होता है। सघोष कौन कौन से हैं साथियों? सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं, कहीं कहीं घोष वर्ण भी लिखा रहता है घोष व्यंजन, तो इसी को घोष सघोष कहते हैं। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन प्लस है, प्लस जो सभी अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन सघोष में आ जाते हैं। और साथियों इसके बाद बात करें जो हमारी श्वास है उसके आधार पर भी इनको दो, जो प्राणवायु है उसके आधार पर भी 2 भागों में बांटते हैं श्वास के आधार पर। तो इनको भी आप देख सकते हैं श्वास के आधार पर। तो श्वास के आधार पर साथियों इनको अल्प प्राण,
और महाप्राण। महाप्राण यानी कि जो अल्प प्राण होते हैं उनमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, और जो महाप्राण होते हैं उसमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता होती है। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं साथियों, ये देख लो आप। जो प्रत्येक वर्ग है उसका पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन प्लस सभी स्वर, सभी स्वर आ जाते हैं इसी में साथियों, प्लस अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। जब हम वर्ण के मतलब वर्णों का श्वास के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं। और फिर साथियों महाप्राण में तो इसमें प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा, चौथा व्यंजन है वो आ जाते हैं, प्लस सभी ऊष्म व्यंजन इसमें आ जाते हैं। महाप्राण में आप बोल के देख सकते हैं। जो ऊष्म व्यंजन से हैं तो इनको बोलते हैं से, तो इनमें अधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। और जो ये अल्प प्राण में है अंतस्थ व्यंजन ये रेलवे, तो आप इनको ये रेलवे बोलते हैं, तो इनमें कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है साथियों, इसके बाद हम बात करें कि संयुक्त व्यंजनों की। किसकी साथियों? संयुक्त व्यंजनों की। तो संयुक्त व्यंजन में साथियों एक तो है हमारा 6 प्लस 3, यानी कि साथियों जो संयुक्त व्यंजन उसमें मतलब 6 होता है और 3 होता है, और जो ज्ञ होता है ज्ञ ज्ञानी वाला वो ज्ञ, और श्रेय और ध, ये भी एक व्यंजन है। इनको किस प्रकार होता है साथियों ये भी देख लेते हैं साथ ही में। तो ये जो 6 है ये के प्लस से व्यंजन का संयुक्त रूप है। 3 है ये ते प्लस रे का, और जो गे है ये आपको याद रखना है जय प्लस ने। ये बहुत ही मोस्ट है, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, जय गे, इसको गे प्लस ये का संयुक्त रूप नहीं मान सकते, जय प्लस अणे का ही संयुक्त रूप मानते हैं। और फिर है अगला से श्रेय है, इसको से प्लस रे का ये संयुक्त रूप है। और ध है ये दे प्लस ये का संयुक्त रूप है। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करते हैं हम उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, इनमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बाकी क्या है ये बेसिक नॉलेज है, इसलिए हम इसको आपको पहले बता रहे हैं। तो डे और ढे के नीचे जो अंग आती है इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन में शामिल करते हैं। एक डे और जो ढे हैं वो स्पर्श व्यंजन ही हैं, इनमें ये बिंदी नहीं होती है, स्पर्श व्यंजन होंगे तो। और जब इनमें जो बिंदी आ जाती है तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। और साथियों फिर एक और है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक में साथियों प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां व्यंजन है वो अनुनासिक कहलाता है। अनुनासिक में आता है जो नैण होते हैं, इन नाक से बोला जाता है इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। ने 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 और मैं भी। ठीक है साथियों, तो ये हमने यहाँ पर व्यंजनों स्वरों को पढ़ लिया है। और इसके बाद वर्णमाला से जो कहीं से और प्रश्न बन सकता है वो है कि इनको उच्चारण के स्थान पर, तो इनको जब उच्चारण के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। क्या साथियों? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण
तो साथियों उच्चारण में हम बात करते हैं, इधर हम लिखेंगे उच्चारण स्थान, यानी कि कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो साथियों कंठ से ए, आ और ओ, ये साथियों ओ नहीं है, ये ओ है, प्लस कै वर्ग प्लस कोमा विसर्ग, जो अयोगवाह्य ध्वनियों में विसर्ग है वो। ठीक है साथियों, फिर बात करते हैं तालु की, यानी कि हमारे जो तलवे है उससे कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो ई निकलती हैं दोनों, च वर्ग पूरा हमारा तालु से निकलता है, ये और से व्यंजन भी तालु से ही निकलते हैं। फिर बात करते हैं साथियों मूर्धा की। तो मूर्धा से साथियों जो री है और टे वर्ग और रे कोमा से है, ये हमारे मूर्धा से निकलते हैं। फिर बात करें दांतों की, यानी कि दांतों के जरिए कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं। तो दांतों से ते वर्ग, आप बोल करके भी इनको देख सकते हैं, फिर याद रख सकते हैं। आप जब ते बोलोगे तो जो हमारी जिह्वा है वो हमारे दांतों से एक बार टच करेगी, तो इसलिए इनको दंत तो भाग इनका उच्चारण स्थान माना जाता है। फिर बात करते हैं साथियों होठों की, यानी कि ओष्ठों की। तो ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है, तो ये है दोनों, तो उ और पूरा पै वर्ग। आप पै वर्ग को और ऊ को बोल के देख सकते हैं, इनमें हमारे होठों का इस्तेमाल होता है, इसलिए इनका जो वर्ण मतलब ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ हो जाएगा। फिर बात करते हैं नासिका की। तो नासिका में साथियों जो अनुनासिक ध्वनि है वो तो है ही है, यानी कि प्रत्येक वर्ण का 5वां व्यंजन प्लस जो अंग है ये और अंग है ये जो अर्धचंद्राकार बिंदु आता है एक ऊपर ये वाला, और जो सिर्फ एक बिंदी आती ये भी, ये नासिका से ही उच्चारित होते हैं, इसलिए इनका जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। फिर कुछ संयुक्त स्थानों से भी निकलते हैं, जैसे कि कंठ और तालु दोनों को इस्तेमाल होता है। वो किस में होता है, दोनों जो ए और आई हैं इनमें कंठ और तालु दोनों का स्थान मतलब इस्तेमाल होता है। और फिर कंठ और होठों की बात करें तो कंठ ओष्ठ संयुक्त किसका उच्चारण स्थल है, तो ये ओ और औ का हो जाएगा साथियों। इसके बाद दंत प्लस ओष्ठ की बात करें, दंत प्लस ओष्ठ, तो इसमें बे और फे ये दोनों आ जाएंगे। और फिर बात करें स्वर यंत्र से सीधा कौन सा निकलता है, तो जो है ये हमारे बिल्कुल अंदर से निकलता है, यानी स्वर यंत्र से। तो साथियों ये यहाँ पर हमने जो वर्णमाला है उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे से पूरा पढ़ लिया है। और यहाँ से जो आपको याद रखने योग्य बातें हैं साथियों, एक तो ये जो उच्चारण स्थल हैं आपको ये याद रखना है कौन सा वर्ण कहाँ से निकलता है, प्लस अनुनासिक में कौन कौन से शामिल हैं, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, और संयुक्त व्यंजनों में मोष्टतः जो ये ग है इसको आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, क्यों ये पहले पूछा जा चुका है और पूछा। फिर उक्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, जब ये डे और डे के नीचे जो बिंदी लग जाती है तो ये उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। श्वास के आधार पर जो वर्ण हैं उनको 2 भागों में बांटा गया, अल्पप्राण महाप्राण, ये आपको याद रखना है। और स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और अंतस्थ उसमें स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, अंतस्थ 4 हैं, ये रे ले वे, उसमें भी 4 से है। और स्पर्श व्यंजन 25 हैं, यानी 5 वर्ग, कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग सभी। और फिर व्यंजन स्वर ये सारी हमने बताया, आप इसको डिटेल में नोट्स बना लें। इसकी जो PDF है इस क्लास की आपको कल सुबह ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बैंसला क्लासेज पर।
ठीक है साथियों, तो आप जो इसकी PDF है वो कहाँ से लेंगे, टेलीग्राम पे से। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में छात्र जुड़ें और अपने साथियों तक इसको शेयर करें। अगर क्लास आपको बिल्कुल दिल से अच्छी लगी हो और हमारे ये प्रयास आपको अगर पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो साथियों वीडियो को एक लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट भी करना। अगर आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर कहीं कोई कमी है तो उसके बारे में कमेंट करें। और साथियों अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें, ठीक है, अपने जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें। तो धन्यवाद साथियों, आज की ये क्लास यहीं पूरी होती है। फिर कल 8 बजे दोबारा, हाँ, और संडे को छोड़कर रोज़ 8 बजे आपकी क्लास होगी रात को। तो आप बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।